प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आज आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के नवीन एपिसोड के साथ। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय वीडी मिश्रा सर, जिनको आप सभी फिजिक्स हाउस के नाम से जानते हैं, जिनका शिक्षा जगत में बहुत ही अग्रणी योगदान है, जो अनवरत साहित्य की सेवा करते हुए ऊर्जावान एक शिक्षक भी हैं और एक विद्यालय के संचालक भी हैं। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ आप सभी के मध्य आज उपस्थित हैं आदरणीय वीडी मिश्रा सर, जिनकी नोबेल एकेडमी स्कूल पूरे रीवा में ख्याति प्राप्त है। आप सभी ने आज तक उन्हें फिजिक्स हाउस के नाम से जाना है। आज उन्हीं से वार्तालाप करते हैं, उनके जीवन के संघर्ष के विषय में जानते हैं और मुख्य रूप से उनकी ऊर्जावान जो प्रतिभा है उसके विषय में जानते हैं, कैसे वो अनवरत शिक्षा और साहित्य से जुड़े हुए हैं। इतने व्यस्ततम रूट के साथ वो अनवरत फेसबुक पर नवीन प्रकार की जो रचनाएं करते रहते हैं, उसके अनुभव और वो तमाम चीजें आज हम सभी जानेंगे। तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ सर आपका आरंभ अनुष्ठान में। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति जी। सबसे पहले मैं आपका और आपकी अनुष्ठान टीम का इस फिजिक्स हाउस में स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। हमारे जो श्रोता हैं सर, वो आपके विषय में जानना चाहते हैं विस्तार से कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। जी, मेरा जन्म रीवा से 60 किलोमीटर दूर जी, इलाहाबाद रीवा रोड में अड़गड़नाथ भगवान शंकर का मंदिर है सुहागी पहाड़ में, उन्हीं के चरणों में बसा एक छोटा सा कलवारी गांव है। अच्छा। वहाँ पर हमारा जन्म हुआ जी। और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने गांव में ही हुई। जी। 8वीं तक की शिक्षा मैंने अपने गांव की स्कूल से ही प्राप्त किया। 9वीं और 10वीं हाई स्कूल के लिए पास में ही कटरा गांव कस्बा टाइप का है, वहाँ गढ़ कटरा, तो सुहागी ऊपर बना हुआ है, तो वहीं पर हमारी हाई स्कूल की शिक्षा हुई। इसके बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी कि रीवा का सफर तय करना पड़ा शिक्षा के लिए। स्थिति ऐसी बनी कि 92 में हम 10th में थे, 10वीं में थे। उस समय नकल का काफी प्रचलन था। अच्छा। और उसी समय एक अमर सिंह नाम के कलेक्टर आए और अचानक नकल पर प्रतिबंध लगा दिया। हमारे स्कूल में लगभग 60 बच्चे थे और उस प्रतिबंध के बावजूद अपनी स्कूल में हम 2 बच्चे पास हुए थे। क्या बात है। 58 बच्चे फेल हो गए थे। जब 2 बच्चों ने पास किया तो इसकी चर्चा बनी आसपास के गांवों में। लोग कहने लगे पिताजी को कि आपका लड़का ठीक है पढ़ने में, आप इसको बाहर पढ़वाइए। तो पिताजी के भी मन में बात आई होगी और हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने भी थोड़ा सा सलाह दिया कि आप इनको यदि आगे शिक्षा के लिए ले जाएं तो ये कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो उस समय का वो नकल रुकना हमारे लिए यहाँ तक का दरवाज़ा खोल दिया और पिताजी ने विचार करके यहाँ मार्तंड में एडमिशन करवाया और यहाँ से हमने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद मॉडल साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया और वहीं से ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमने किया। फिर बाद में TRS कॉलेज से BLU भी किया, इकोनॉमिक्स से MA भी किया। इस तरह से हमारी एजुकेशन फिर यहीं रीवा में हुई। अच्छा, अनवरत। जी जी। इसके अलावा आपने कभी ये नहीं सोचा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर भी जाना चाहिए? हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं का हमारे दिमाग में चल रहा था जी। लेकिन क्रांति जी मैं बताऊं, मैं जब 11वीं में यहाँ पिताजी ने प्रवेश करवा दिया था तो छोटे भाई को भी साथ में मैं लाया था। अच्छा। वो 9th में हुआ करता था तो हम 11th में थे। एक आध सब्जेक्ट का हम ट्यूशन वगैरह पढ़ लेते थे लेकिन अपने भाई को हम घर में ही पढ़ाते थे। अच्छा। तो जब भाई को मैं पढ़ाने लगा तो आसपास के जो और बच्चे थे वो सब देख देख करके उसी के साथ आने लगे। क्या बात है। और उसकी स्कूल की जो दोस्त थे उन्होंने भी कहा कि कहाँ पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, भैया से बोलो कि हमको भी पढ़ाएं। तो कुछ उसके दोस्त भी आने लगे।
इस तरह से मेरा 11 से ही पढ़ाने का ये सारा कुछ शुरू हुआ। और जब मैं बीएससी में था तब लगभग 50-60 या 100 लड़कों को मैं पढ़ाता था। क्या बात है, बड़ी बात है। लेकिन 2003 में हमारा संविदा में वर्ग 1 में हुआ। अच्छा। उस समय हम करीब 150 बच्चों को पढ़ा रहे थे। क्या बात है। 30-35 हजार रुपए महीने में हमको मिल जाया करते थे। लेकिन उस समय जो तनख्वाह थी संविदा शिक्षक की वो 9-10 हजार रुपए थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि अब इसमें मैं कैसे अपना सब कुछ करूंगा। महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। जब मैं यहाँ रहता था तो लगता था किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाऊं या कुछ और बड़ा करूं। तो मैंने फिर वहाँ पर फाइनल नहीं किया और फिर से वापस आकर के बच्चों को पढ़ाने लगा। तो वो संख्या पता नहीं कैसे बढ़ती गई। अच्छा। और 2005 तक तो हमारे पास 250-300 बच्चे हो गए। तो मैं प्रतियोगी परीक्षाओं से हट करके इन्हीं सारी चीजों में उलझ गया और ईश्वर की इतनी कृपा हुई कि हमको लगता है कि मैं अकेला 2,500 से 3,000 बच्चों को पढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगा कि नौकरी से बेहतर है कि और कुछ अपना अच्छा करें। और आज स्थिति ऐसी है कि मैं बहुत सारे लेक्चरर और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारे साथ बहुत सारे लेक्चरर काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो अब लगता है कि शायद ईश्वर को यही मंजूर था। वो निर्णय आपका सही था। कह सकते हैं, कह सकते हैं। वो निर्णय आपका बिल्कुल सही था। कह सकते हैं। अब लगता है उस समय थोड़ा सा कठिन था निर्णय लेना कि नौकरी करें, वो भी सरकारी नौकरी को छोड़ना बड़ा कठिन दौर था। असल में हम 4 भाई थे। चारों भाइयों को किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। तो मेरे माता पिता की भी इच्छा थी कि मैं सरकारी नौकरी करूं। दबाव था मेरे पास, लेकिन हमारी जो महत्वाकांक्षा थी अपने लिए तो करना था, साथ में पूरे परिवार के लिए करना था। तो हमको उस पोटेंशियल का कोई काम चाहिए था। तो यही नियत को मंजूर था, यही ईश्वर को मंजूर था और आज आपके सामने है। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यहाँ आकर के ये रही है कि वहाँ से मैं एक विद्यार्थी के रूप में आया था और रीवा की इस धरती में ईश्वर की कृपा से यहाँ के विद्यार्थियों ने, आप सब ने इतना स्नेह और सम्मान दिया कि हमारे नाम के साथ आपने सर लगा दिया। और वो उपाधि हमको लगभग जब मैं पढ़ रहा था तभी से मिल गई थी और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज भी जब बच्चे यहाँ से निकलते हैं पढ़कर तो लगता है जैसे एक मेला निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के पहले तो ये और ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। कोरोना के बाद थोड़ा सा बदलाव आया है। जैसे ऑनलाइन शिक्षा है, इसमें कुछ बच्चे कम हुए हैं लेकिन आज भी बच्चों का विश्वास, बच्चों का स्नेह हमारे ऊपर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थी बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। यहाँ तक कि नासा में, इसरो में, भाभा परमाणु अनुसंधान में और भी बेहतरीन पोजीशन में हैं। तो उन सबको देख करके बड़ी एक संतुष्टि मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है कि शायद उनके वहाँ पहुँचने में मेरा भी थोड़ा सा कहीं न कहीं सहयोग है, ऐसा वो मानते हैं। बिल्कुल सर। तो ठीक लगता है जी सर। जो नासा में अभी हाल ही में गए हैं उनका नाम जानना चाहेंगे। नासा में वो सूरज मिश्रा करके एक लड़का है, यहाँ आपके तरेला के पास ककरहा गाँव है। जी जी। वो हमारे यहाँ 11th और 12th में आया था विद्यार्थी जी। उसके पिताजी नहीं थे, उसकी माताजी थी और किसी तरह से उसको पढ़वा रही थी। लेकिन पढ़ने में मुझे उस समय ही वो दिख रहा था जी। कि ये विद्यार्थी कुछ न कुछ करेगा। तो जितनी हमसे बन पड़ी हमने उसकी मदद भी किया। इसके बाद उसने इंजीनियरिंग किया था, इसके बाद इसरो का एग्जाम दिया था। तो इसरो के एग्जाम में फर्स्ट रैंक से चयनित हुआ था। बहुत बड़ी बात है सर। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, और उसने 3 बार गेट परीक्षा क्वालिफाइड किया था। एक बार पहली बार उसका 100 अपर आया था जी।
तो मैंने कहा कि सूरज यहाँ तो बड़े मुश्किल से एक बार गेट लोग निकाल पाते हैं, तुमने 3 बार कैसे निकाला, क्या तुम्हारे दिमाग में चला कि तुमने 3 बार इसको क्वालिफाई किया। तो उसने कहा कि सर पहली बार हमारा जो रैंक था वो 100 के ऊपर था, फिर मैंने दूसरी बार दिया तो वो 50 के ऊपर आया, और तीसरी बार जब मैंने गेट क्वालिफाई किया तो हमारा 7वां रैंक था। इसके बाद नासा का एग्जाम दिया और नासा में ऑल वर्ल्ड 3rd रैंक से चयनित हुआ, वहाँ ज्वाइन किया। इसके बाद भी वो नहीं रुका और स्पेस एक्स एक स्पेस कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी शायद कंपनी है, उसमें उसका चयन हुआ है। जनवरी में उसकी ज्वाइनिंग भी है। क्या बात है, क्या बात। तो ये उपलब्धियां ईश्वरीय कृपा से मिलती हैं और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अच्छी पोजीशन में काम। बिल्कुल सर, मैं भी कुछ विद्यार्थियों से जुड़ी हुई हूँ, जैसे कि संदीप द्विवेदी जी हैं, उनको कौन नहीं जानता, राष्ट्रपति से सम्मानित हुए हैं, उनकी रचना भी हुई। बिल्कुल। यदि राम शासन, बिल्कुल, वो भी विद्यार्थी रहे हैं, एक से कोहिनूर निकले हैं यहाँ से। बिल्कुल, ये ईश्वरीय कृपा है। बिल्कुल जी सर, ईश्वरीय कृपा तो है ही, आपका संघर्ष है सबसे बड़ा। और अभी मैं देखती हूँ बगल में कुछ स्कूलें हैं, वहाँ से जब छुट्टी होती है और जब आपके कोचिंग से छुट्टी होती है तो आपकी कोचिंग के बच्चों की संख्या अधिक रहती है, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। ये ईश्वरीय कृपा ही कह सकते हैं क्रांति जी। संघर्ष करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत तो इतना संघर्ष करते हैं कि दिन भर संघर्ष करने के बाद केवल 200-400 रुपए कमा पाते हैं। तो संघर्ष के साथ साथ एक ईश्वरीय कृपा को, हाँ वो तो बिल्कुल उसको मानना पड़ता है। बिल्कुल सर, कैसा लगता है आपको जब इतने बच्चे सफल होते हैं? निश्चित रूप से इसको शब्दों में कह पाना बड़ा कठिन है जी। लगता है कि शायद अपना जो जीवन है वो सफल हो गया है, और जब आप अपने जीवन में ये कह पाएं कि हमारा जीवन सफल हो गया है तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और अपना एक बालक भी है, इन सब बच्चों की दुआएं असर की, तो आजकल वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रहा है। बिटिया MBBS की तैयारी कर रही है, 2 बच्चे हैं। और मेरा जो समय है बाल्यकाल से लेकर के विद्यार्थी जीवन से लेकर के अभी तक का पूरा समय बच्चों के बीच में ही व्यतीत होता है। बच्चों की समस्याओं को सुलझाना, उनको समझना। इसके बाद इसी कड़ी में मुझे लगा कि एक नई शुरुआत और करनी चाहिए, तो मेरे दिमाग में विद्यालय को लेकर के बात आई। मुझे लगा कि इसमें अभी मैं वर्क करता हूँ, उसमें एक टीम वर्क करेगी और टीम को मेरे अनुभव का लाभ भी मिलेगा। इसी सोच के साथ मैंने विद्यालय की भी शुरुआत की और ईश्वर की कृपा से विद्यालय भी बहुत बेहतर चल रहा है। हमारे यहाँ करीब 40 स्टाफ है, वो सारे लोग खूब मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। हमें लगता है आगे आने वाले समय में और बेहतर करेंगे। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से। विद्यालय का नाम हमने नोबल एकेडमी रखा, तो नोबल रखने के पीछे भी एक कारण है, मैं आपसे साझा करूँ आज। आपके दर्शक भी सुन रहे होंगे। जी, निश्चित रूप से। विद्यालय खोलने की जब बात दिमाग में आई तो सर्वप्रथम चयन होता है नाम का। मैं नाम दिमाग में सर्च कर रहा था, खोज रहा था कि अच्छा हो, यूनिक हो, एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव हो, और जब लोगों के दिमाग में, कान में ये नाम पड़े तो अपना असर छोड़े। तो एक बार मैं बैठा था कि यूनिक हो, अद्वितीय हो, अच्छा हो, बेहतर हो, इन सब का जब मैंने अर्थ देखा तो नोबल में पाया। नोबल का मतलब होता है बेहतर, कुलीन, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट, अद्वितीय, ये सारे नाम नोबल में समाहित हैं, इसलिए मैंने विद्यालय का नाम लिया। इसके अलावा एक प्रश्न और है जो हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि इन तमाम व्यस्ततम परिस्थितियों में भी आप अनवरत साहित्य से जुड़े हुए हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। बिल्कुल क्रांति जी। ये जब मैं बचपन में था, प्राइमरी और जूनियर स्कूल में था, तो
तो ये हमारे गुरुजनों का हमारे ऊपर विशेष स्नेह रहा है, विशेष कृपा रही है। मैं अपने गांव की स्कूल की बात करूं तो मेरे गांव में जो स्कूल था प्राइमरी तक, उसमें कोई दरवाज़ा नहीं था, ऐसे कमरा बना हुआ था कच्चे छत का। अब जो स्कूल के जो रिकॉर्ड होते थे, जैसे स्कूल का सबसे सेंसिटिव रिकॉर्ड होता है स्कॉलर रजिस्टर और सभी कक्षाओं की उपस्थिति रजिस्टर, तो इन सब की जिम्मेदारी हमारे ऊपर हुआ करती थी। एक झोला होता था, झोला में ये सारे रिकॉर्ड भरे होते थे, तो मैं रोज अपने घर से इन रिकॉर्ड को लाता था और रोज अपने घर ले जाता था। तो एक प्राइमरी और जूनियर स्तर के विद्यार्थी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे करके हमको वास्तव में उसी समय परिपक्वता का आभास होने लगा था। तो वहां से ये सारी चीजें जिम्मेदारी हमने सीखी थी। वो मैंने जैसा बताया कि हमारे गुरुजनों का स्नेह और उनका आशीर्वाद, उनकी ही कृपा थी। उन शिक्षकों में से तो बहुत लोग नहीं रहे, लेकिन शायद ये आपका वीडियो अभी जो शिक्षक हैं वो देखेंगे तो उनको भी सारी बातें याद आ जाएंगी। तो स्कूल में जो प्रोग्राम होते थे उसमें सारी जिम्मेदारी हमको मिलती थी। तो संचालन करना, बोलना, छोटी छोटी शायरी बनाना, तुकबंदी करके, ऐसी सारी चीज़ें वहीं से हमको मिली थी। समय के साथ जब मैं आगे बढ़ा तो जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कक्षाएं थी वहाँ भी गुरुजनों का, शिक्षकों का विशेष स्नेह प्राप्त होता था और वो बार बार मंच में जा कर के बोलने की जिम्मेदारी मिलती थी तो कुछ न कुछ तैयार करता था। कॉलेज में भी थोड़ा बहुत ऐसे लिखता था, क्योंकि हम लोग साइंस के छात्र हैं तो बहुत ज़्यादा रुचि तो नहीं थी, न बहुत ज़्यादा ज्ञान था उसमें, लेकिन मंची संचालन के लिए वो सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ती थी। ये इसमें जो ग्राफ थोड़ा सा हमारा लिखने का बढ़ा तो 19 में जब कोरोना आया, कोचिंग क्लास में सारा समय व्यतीत हो जाता था। हम लोग 8-8, 10-10 घंटे बैच लेते थे, लेकिन कोरोना के आने से वो सारी चीजें थम सी गई। विद्यालय भी उसी दौरान हमने डाला था, वहाँ भी सारी चीजें थम गई, घर में बंद होकर के रह गया। तो 12 घंटा काम करने वाला व्यक्ति को आप बैठा दीजिए तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलेगा, बीमार हो जाता है। तो मेरे भी दिमाग में चल रहा था कि क्या करें इस दौरान। थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना और कविताओं से थोड़ा सा जुड़ना, हिंदी के ग्रामर को देखना, पर्यायवाची देखना, सारी चीजों को करके थोड़ा थोड़ा सा लिखना। तो उतनी ज्यादा परिपक्वता तो नहीं थी, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई। उसके पहले थोड़ा बहुत हम जुड़े थे, लेकिन 19 के बाद जब दिन भर खाली रहते थे तो कुछ न कुछ लिखते रहते थे। स्थिति ऐसी थी कि एक दिन में 1-2 कविताएं लिख डालता। क्या बात है। और 19 से लेकर के वो आदत में शामिल हो गया। अब सोने के पहले मैं कुछ न कुछ जरूर लिखने का प्रयास करता हूँ। तो कई बार एक छोटी कविता भी एक दिन में लिख लेता हूँ, कई बार उसमें 1-2 दिन लग जाते हैं, लेकिन वो आदत में है। जिस दिन मैं नहीं लिखता हूँ तो लगता है आज कुछ भूल रहा है, कुछ लिखना चाहिए, तो कभी अच्छा लिख ले जाता हूँ, कभी बहुत अच्छा नहीं लिख पाता हूँ तो लिख कर मिटा देता हूँ, फिर सेव कर लेता हूँ। बहुत मंचों में जाने का अवसर नहीं मिला और समय भी नहीं मिला। कई हमारे कवि मित्र भी हैं जो कहते हैं कि अब लिखना कम करके पढ़ना शुरू करिए आप। तो मैंने कहा कि हो सकता है वो समय आए पढ़ने का, लेकिन अभी उसके लिए समय नहीं दे पाते हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे अभी घर में ही क्लासेस चलती हैं उसको देखना, फिर विद्यालय में भी देखना, फिर जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, आदमी समाज से, घर से, परिवार से जुड़ा होता है तो उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो अभी अपने को मैं वहाँ जाने से बचा लेता हूँ, लेकिन लिख करके रख लेता हूँ। कई बार अच्छी कलम चल जाती है, अच्छी कविता निकल कर आ जाती है, तो लगता है जब कभी फुर्सत मिलेगी और मंचों में जाऊंगा तो ये कविताएं मैं भी पढ़ूंगा वहाँ पर, ऐसा मेरा सोचना है। और लिखता हूँ। कई लोगों ने पूछा कि आप किस विधा पर लिखते हैं जी? किस विधा पर लिखते हैं? तो मैंने कहा कि हमारी जो विधा है वो सबसे हट करके है।
जी। कोई श्रृंगार में लिखता है, कोई वीर में लिखता है, कोई और तरह तरह की विधाएं होती हैं कविताओं की। मैं जो अनुभव करता हूँ, जो देखता हूँ, जो मुझे लगता है कि इनको कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जैसे एक पिता अपने पुत्र से क्या चाहता है, एक पिता अपनी बेटी से क्या चाहता है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से क्या चाहता है, वास्तव में एक बहू से किसी परिवार की क्या उम्मीद होती है, क्या समस्याएं व्याप्त होती हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार होने के नाते वहाँ की जो समस्याएं होती हैं, उन्हीं समस्याओं को लाइनों में जब मैं व्यक्त कर देता हूँ तो वो एक कविता बन जाती है। हो सकता है अभी हमारी आपकी बातचीत हो रही है, कुछ कविताएं मैं आपके सामने रखूंगा, तो ये आप बताएंगे कि वो कविताएं किस विधा में होती हैं। सर वो आपके ऊपर है, आपकी सभी कविताएं भाव से बिल्कुल ओतप्रोत है, और मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो मानना है, भाव ही कविता है। अगर कविता से भाव पृथक कर दिया जाए तो उसमें बनावटीपन आ जाता है, और वो कविता मर जाती है, वहीं पर समाप्त हो जाती है। सबसे बड़ी बात होती है सर भाव, जो आपकी कविताओं में बखूबी है। तो सर आपको जो भी अच्छा लगे हम और हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे। बिल्कुल जी। तो एक कविता अभी मैंने लिखा था जी। कविता कुछ इस तरह सी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार जब होता है, कई बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं, निश्चित रूप से घर में कई तरह का अभाव बनता है। मुझे लगता है कि हम भी और आप भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। हो सकता है मैं वो जो कविता आपके सामने रख रहा हूँ तो वो लगे कि कहीं न कहीं हम भी उस कविता से प्रभावित हो रहे हैं। कविता कुछ इस तरह की मेरे दिमाग में आई, जैसे कोचिंग क्लास में कई बच्चियां भी आती हैं पढ़ने, और कई बच्चियां ये कहती भी हमसे कि सर हम नहीं पढ़ पाएंगे। जब मैं कारण जानने का प्रयास करता हूं तो कई बार ऐसा कारण समझ में आता है कि उनकी आर्थिक स्थिति लागू नहीं कर रही है, इसलिए वो बच्चियां थोड़ा सा बच्चों की तुलना में ज्यादा स्वाभिमानी होती हैं, मुझे लगता है ना। तो कई बार जब बच्चियों ने कहा कि सर अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, तो एक चीज तो वो हमको प्रभावित करती थी, और हमको लगभग क्रांति जी 27 साल पढ़ाते हो गया। मैंने फीस की वजह से अपनी तरफ से जानबूझ करके किसी भी बच्चे को अपने दरवाजे से नहीं लौटाया। खासकर जब बच्चियां ऐसा कहती थी तो मुझे लगता था कि निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवार में ये समस्याएं होती हैं। इस पर मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि कुछ लाइनें लिखूं, और लाइनें लिखने के लिए मैं तब मजबूर हो गया। अभी कुछ दिनों की मैं बात बताऊं, मेरी बेटी भी बाहर पढ़ रही है, इसी साल 12वीं पास की है, और इसी साल उसको मैंने बाहर भेजा है पढ़ने के लिए। भैया MBBS कर रहा है, तो उसको भी लगता था हम भी बाहर पढ़ करके तैयारी करें। तो अभी वो छुट्टियों में आई थी इधर, हाँ दीपावली में। इधर कुछ हमारे घर में भी माँ बाप हैं, वृद्ध हैं, थोड़ा सा बीमारियां लगी रहती हैं, तो ये सारी चीजें वो देख रही थी, और मम्मी से कहती है कि मम्मी इस साल लगता है हमने गलत निर्णय ले लिया, इस साल हमको बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो मम्मी ने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि मैं देख रही हूँ पापा परेशान रहते हैं, हम लोगों की फीस है और तमाम ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा कि जब हमारे घर के बच्चे इस तरह का भाव ला सकते हैं तो निश्चित रूप से जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है तो वहाँ पर ये समस्या व्याप्त है। उन्हीं समस्याओं को मैंने लाइनों में लिखा है। बिटिया के भाव को मैंने लाइनों में व्यक्त किया है। बिटिया दे रही है बापू को संदेश, बिटिया दे रही है बापू को संदेश, बापू हम कॉलेज में नहीं ले रहे प्रवेश। क्या बात है, क्या बात है। बिटिया दे रही है बापू को संदेश, बापू कॉलेज में हम नहीं ले रहे प्रवेश। बिटिया बोली देख कर घर का कलेश, भैया की पढ़ाई दादी की दवाई, बापू तुम कैसे कर पाओगे भरपाई, बापू कॉलेज में हम नहीं ले रहे प्रवेश। बिटिया बोली देखकर घर का कलेश। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। इसके बाद आगे की लाइनों में है, धान के संग
सपने खेत में बोए थे। अच्छा। बिटिया बताती है कि जो भी हमारे पिताजी काम करते हैं वो व्यवसाय भी हो सकता है, खेती भी हो सकता है, तो धान के संग सपने खेत में बोए थे, सूखा पड़ने पर बापू छुप कर रोए थे। क्या बात है। धान के संग सपने खेत में बोए थे, सूखा पड़ने पर बापू छुप कर रोए थे, पिछले वर्ष का ही कर्ज बचा है शेष, बापू कॉलेज में हम नहीं ले रहे प्रवेश, बिटिया बोली देख कर घर का क्लेश, बिटिया बोली देख कर घर का क्लेश। आगे बिटिया के भाव हैं जी। इसी साल तो दादाजी की बरसी है, इसी साल तो दादाजी की बरसी है, बापू के जेब में कर्ज की कुछ पर्ची है। क्या बात है, वाह। धन नाम में कर्ज की कुछ पर्चियां हैं। बिटिया को ऐसा आभास हो रहा है इसी साल तो दादाजी की बरसी है, बापू के जेब में कर्ज की कुछ पर्ची है, आफत आ रही है बदल बदल कर भेष, बापू कॉलेज में हम नहीं ले रहे प्रवेश, बिटिया बोली देख कर घर का क्लेश। खाद बीज की किस्त का आता काल, बापू के फोन में बिटिया सुनती है, खाद बीज के किस्त का आता काल, सहमे सहमे से बापू रहते देख कर आकाल, खाद बीज के किस्त का आता काल, सहमे सहमे से रहते हैं बापू देख कर आकाल, कॉलेज की फीस भरने को भैया भी भेजा है संदेश, बापू कॉलेज में हम नहीं ले रहे प्रवेश, बिटिया बोली देख कर घर का क्लेश। घर में लगे आड़े टेढ़े खंभे डोल रहे, घर की स्थिति वो खंभे आप गांव में देखती हैं, शहर में तो कम देखने को मिलता है। कई बार आप अपने आसपास ही गांव में देखिए तो घर जर्जर हो चुका है, फिर उसमें लोग खंभे लगा देते हैं, वो खंभे भी जर्जर हो रहे हैं। तो उसकी स्थिति को मैंने लाइनों में लिखा था कि घर में लगे आड़े टेढ़े खंभे डोल रहे, घर में लगे आड़े टेढ़े खंभे डोल रहे, छप्पर उठाने का दम नहीं बोल रहे, छप्पर उठाने का दम नहीं बोल रहे, कुछ अनहोनी का दे रहे संदेश, कुछ अनहोनी का दे रहे संदेश, बापू कॉलेज में हम नहीं ले रहे प्रवेश, बिटिया बोली देख कर घर का क्लेश। क्या बात, अद्भुत। घर में जब इस तरह की समस्याएं आती हैं तो लगता है सब बीमार है, एक जो चमक होती है घर की वो गायब हो जाती है, निश्चित रूप से। जो गृहिणी होती है उसके ऊपर बड़ा दबाव रहता है। तो बिटिया माँ को भी देखती है और माँ की स्थिति को बापू से व्यक्त करती है। माई भी लगती हमको कुछ ठीक नहीं, बिटिया कहती है कि माई भी लगती हमको कुछ ठीक नहीं, ले जाकर वैद्य को दिखा दो तुम कहीं। क्या माई भी लगती हमको कुछ ठीक नहीं, ले जाकर वैद्य को तुम दिखा दो कहीं। आगे सुनिएगा, पढ़ लूंगी पढ़ लूंगी पढ़ लूंगी, बची पढ़ाई है जो शेष, पढ़ लूंगी बची पढ़ाई है जो शेष, बापू कॉलेज में हम नहीं ले रहे प्रवेश, बापू कॉलेज में हम नहीं ले रहे प्रवेश, आफत आ रही है बदल बदल कर भेष, बिटिया बोली देख कर घर का क्लेश। तो ये हमने अनुभव किया घर में, गांव में, समाज में। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के बेटी बेटा की पीड़ा है, उनको मैंने लाइनों में लिखा। सर, वास्तव में वर्तमान समय में जो कुछ विषय हैं, जैसे वृद्धाश्रम वाला जो चल रहा है, तो वो मुख्य रूप से ज्वलंत मुद्दे हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप सामाजिकता पर लिखते हैं तो उसी हिसाब की कोई रचना अगर आपके पास हो तो हम सभी सुनना चाहेंगे, मैं श्रोता। बिल्कुल जी। तो अभी मैंने आपको एक रचना बताई, वो तो इतनी भावुक रचना है कि वो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। जी। बहुत सारी रचनाएं हैं, तो आज के समय में जो मंची कवि हैं उनका अभ्यास होता रहता है, उनको बहुत सारी रचनाएं अपनी याद रहती हैं। हम लोग मंची कवि हैं नहीं, इसलिए लिखने के बाद उनको सेव कर देता हूँ। कभी लौट कर पढ़ा तो पढ़ा नहीं, दिमाग से उतर जाती हैं। आज
के डेट में जब से मोबाइल फ़ोन आ गया तो आदमी अपना फ़ोन नंबर भी नहीं याद रखता। बैलेंस डलवाना होता है तो आदमी सर्च करके बैलेंस डलवा लेता है। सही है सर। तो इसी तरह से एक कविता है जी आज के परिवेश में ये देखा जाता है कि जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं जी तो संतान उनको इग्नोर करती है। बिल्कुल लगभग अधिकांश घरों में हमने देखा है, खासकर जहाँ 2-4 भाई हैं जी तो फिर ये लगता है कि वो करे, उसको लगता है कि उसको भी करना चाहिए, हिस्सेदार तो वो है, तो पिता की उस सेवा को हिस्सों में बांटने लगते हैं। वास्तव में सर। ये एक सामाजिक पतन हमने देखा है। बिल्कुल तो जब मैं उस पतन को देखता हूं तो एक स्थिति हमारी आपकी भी वही आनी है। बिल्कुल सर। तो प्रयास अपना ये रहता है कि हमारे जो माता पिता हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो जी और बच्चे हमारे उसको देखें, अनुभव करें जी और वही व्यवहार निश्चित रूप से करेंगे जो हम आप अपने माता पिता के साथ करेंगे। तो एक पिता का भाव होता है, मेरे जैसे पिता का या किसी पिता का भी ये भाव अपने बच्चों के प्रति हो सकता है कि जब हमारी ये अवस्था आएगी तो हम क्या कहना चाहेंगे अपने संतान से। उसी के संबंध में हमने लिखा था कि छोटा सा पैगाम बेटा तेरे नाम। एक पिता अपने पुत्र को ये कहना चाहता है कि हमारी इच्छाएं क्या होंगी। छोटा सा पैगाम बेटा तेरे नाम, बूढ़ा हो जाऊं तो करना एक काम। क्या बात है। छोटा सा पैगाम बेटा तेरे नाम, बूढ़ा हो जाऊं तो करना एक काम, धोखा देगी काया चल नहीं पाएंगे। हाँ। शरीर वृद्ध हो जाएगा, धोखा देगी काया चल नहीं पाएंगे, छोटी छोटी बातों में तुम्हें बुलाएंगे, बार बार पास मेरे आ जाना तुम, किसी बात पर न चिल्लाना तुम, किसी बात पर न चिल्लाना। क्या बात, क्या बात। मैंने अनुभव किया है कि जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं और किसी चीज के लिए आवाज लगाते हैं तो उनको दुत्कार देते हैं लोग कि तुम्हारा ये काम है, हल्ला करते रहते हो, जब देखो चिल्लाते रहते हो। तो उस भाव को मैंने अपनी संतानों से लिखा है लाइनों में, ख्वाहिश कोई छोड़ी नहीं तुम्हारी। बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, उनके लिए हर पिता अपनी सारी ताकत लगा देता है। ख्वाहिश कोई छोड़ी नहीं तुम्हारी, पूरी करना अब उम्मीद हमारी। ख्वाहिश कोई छोड़ी नहीं तुम्हारी, पूरी करना अब उम्मीद हमारी, कभी भूले कोई बात अगर हम, आंखों में आंसू हूं या हो जाए नम, मेरे हर दर्द की दवा बन जाना तुम, डांट लगाऊं तो थोड़ा डर जाना तुम, डांट लगाऊं तो थोड़ा डर जाना तुम। क्या बात, क्या बात। जब जाना घर से बाहर काम से, जब जाना घर से बाहर काम से, जाने दूंगा तुम्हें मैं आराम से। जब जाना घर से बाहर काम से, जाने दूंगा तुम्हें मैं आराम से, वक्त गुजर जाएगा तेरे इंतजार में। जाना जब घर से बाहर काम से, जाने दूंगा तुम्हें मैं आराम से, वक्त गुजर जाएगा तेरे इंतजार में, आते ही मिलना हमसे हर हाल में, हर बार हमसे कहकर जाना तुम, घर लौटने में देर नहीं लगाना। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कई जगह मैंने देखा, अनुभव किया कि कई लोगों ने शिकायत किया कि हमारे माता पिता बीमार रहते हैं, कितनी भी दवाई करवाइए तो उनको सूट नहीं कर रहे हैं। यदि माता पिता वृद्ध हैं, बीमार हैं और किसी भी निर्णय में उनको साझेदारी बना लिया जाए, उनसे पूछा जाए कहीं हमको जाना है बाहर, हम पूछ ले पिताजी जा रहे हैं, तो पिताजी रोकेंगे नहीं, लेकिन उनके चेहरे में एक जो खुशी आएगी उससे उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी और उनकी उम्र भी बढ़ जाएगी। उनको उनका जो बच्चा है आज भी छोटा समझ में आता है, वो इस उम्मीद से जीते रहेंगे कि यदि हम कल नहीं रहे तो हमारा बच्चा किससे पूछ कर बाहर जाए। और जब बच्चा पूछ करके बाहर चला जाता है तो उसके आने की उम्मीद में उनका समय व्यतीत होता है। बार बार आवाज भी लगाते रहते हैं कि दादू आया क्या। अब कल्पना करिए कि जो पिता इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा हो और दादू आकर के उस पिता से ना मिले, उस पिता के ऊपर क्या गुजरती है। उन्हीं सारे भाव को मैंने लिखा,
जब जाना घर से बाहर काम से, जाने दूंगा तुम्हें मैं आराम से, वक्त गुजर जाएगा तेरे इंतजार में, आते ही हमसे मिलना हर हाल में, हर बार हमसे कहकर जाना तुम, घर लौटने में देर नहीं लगाना। वाह, क्या बात, क्या बात। आगे उस पिता की इच्छा है, जी। अंगुली पकड़कर तुम्हें चलाया, अंगुली पकड़कर तुम्हें चलाया, जीवन के सारे पाठ पढ़ाया, रूठे तुम जब जब तुम्हें मनाया, बनकर घोड़ा पीठ पर बैठाया, रूठ जाऊं कभी मुझे मना लेना तुम, बूढ़े तन की लाठी बन जाना तुम, रूठ जाऊं कभी मुझे मना लेना तुम, बूढ़े तन की लाठी बन जाना तुम, बूढ़े तन की लाठी बन जाना तुम। क्या बात, क्या बात। तो ये एक पिता के भाव को मैंने लिखा था लाइनों में जी। और बच्चों के प्रति पिता के, घर वालों के क्या भाव होते हैं, खासकर जब बच्चे बाहर रह करके नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उन पर जब मैंने अनुभव किया तो हर पिता की तरफ से लिखा उन लाइनों को आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। जी जी। बच्चे बाहर हैं, त्योहार का समय है, हर माँ बाप उम्मीद करते हैं कि बेटा आएगा। ये हर पिता की तरफ से हर बेटे को संदेश है इन लाइनों में। बचपन के तेरे खिलौने कुछ शांत हैं कुछ हैं अशांत। बच्चे बाहर चले गए हैं, खिलौने उनके बचे हुए हैं घर में, इधर उधर कभी कभार दिख जाते हैं, तो उन पर मैंने लिखा कि बचपन के तेरे खिलौने कुछ शांत हैं कुछ हैं अशांत, कुछ तो सामने ही हैं लेकिन कुछ हो गए हैं एकांत। क्या बात। कुछ दिखते हैं कुछ अलमारियों में पड़े हुए हैं। तो बचपन के तेरे खिलौने कुछ शांत हैं कुछ हैं अशांत, कुछ तो सामने ही हैं लेकिन कुछ हो गए हैं एकांत, कुछ अनमने से हैं, कुछ अनमने से हैं, कुछ तो हैं तेरे बिन उदास, कुछ तो निराश हैं, कुछ को है तेरे आने की आस, कुछ को है तेरे आने की आस। तेरा कमरा खाली है, एक पिता का भाव है अपने बच्चों के प्रति। तेरा कमरा खाली है घर का चौपाल, तेरा कमरा खाली है घर का चौपाल, आपस में सबकी चर्चा है कहाँ गया है घर का लाल। वाह, क्या बात। तेरा कमरा खाली है घर का चौपाल, आपस में सबकी चर्चा है कहाँ गया है घर का लाल, शेरों की नजरें भी तुमको खोज रही। यहाँ तक कि जो घर में कुत्ता उसके द्वारा पाला गया था वो भी प्रश्नवाचक नजरों से देखता है। तो शेरों की नजरें भी तुमको खोज रही हैं बेहाल, पूंछ हिलाकर करता है वो हमसे कई सवाल। क्या? शेरों की नजरें भी तुमको खोज रही हैं बेहाल, पूंछ हिलाकर करता है वो हमसे कई सवाल। तेरी आहट सुनने को आतुर है घर की बगिया, जिस बगिया में बच्चे खेला करते थे आज वो बगिया भी शांत सी है, उदास सी है। उसी भाव को हमने लिखा, तेरी आहट सुनने को आतुर है घर की बगिया, उदास और सूनी सूनी है मोहल्ले की सारी गलियां, बचपन की तेरी किताबें हो गई हैं मौन, सोच रही हैं अब कौन पढ़ेगा हमको समझेगा अब कौन। क्या बात, क्या बात, वाह। जो बचपन में उसने किताबों को पढ़ा था वो किताबें भी उदास उदास सी लगती हैं। तो बचपन की तेरी किताबें भी हो गई हैं मौन, सोच रही हैं अब कौन पढ़ेगा हमको समझेगा कौन। तेरी कॉपी के पन्ने यदा कदा बिखरे मिलते हैं, कुछ पन्ने कभी कभी इधर उधर उड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो तेरे कॉपी के पन्ने यदा कदा बिखरे मिलते हैं, ऐसा लगता है कमरे कमरे वो तुम्हें खोजते हैं। क्या बात। जब एक पन्ना एक कमरे से उड़ करके दूसरे कमरे में जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सारे पन्ने उसी को ढूंढ रहे। तेरे कॉपी के पन्ने यदा कदा बिखरे मिलते हैं, ऐसा लगता है वो कमरे कमरे तुम्हें खोजते हैं। जिन घायल पशु पक्षी का तुमने किया था उपचार, घर की गलियों में वो भी कर रहे तुम्हारा इंतजार। वाह, क्या बात। कई बार बच्चे होते हैं कुत्तों को देखते हैं, यदि घाव होता है तो उनमें मरहम लगा देना, या सारी चीजों को मैंने इस लाइनों में लिखा था। जिन घायल पशु पक्षी का तुमने किया था उपचार, घर की गलियों में वो भी कर रहे तुम्हारा इंतजार। आंगन की तुलसी भी बाट तुम्हारा जोह रही। क्या बात है, क्या बात। आंगन की तुलसी भी बाट तुम्हारा जोह रही है, घर की दीवारों पर तस्वीर तुम्हारी सबको मोह रही है। क्या बात, क्या बात।
आंगन की तुलसी भी बाट तुम्हारा जोह रही है, घर की दीवारों पर तस्वीर तुम्हारी सबको मोह रही है, जड़ चेतन सब दे रहे दुआएं तुमको बारंबार, अमर बेल जस लिपटेंगे जब तुम आओगे अगली बार, जब तुम आओगे अगली बार। तो कवि बनने में बड़ा फायदा है क्रांति। एक तो अपनी जो बातें हैं मैं अपने बच्चों तक, अपने पिता तक, आप तक, समाज तक आराम से पहुंचा पाता हूं। और कवि के पास एक बड़ी शक्ति होती है, बड़ा पावर होता है। आप भी इसी क्षेत्र में हैं, अंदाजा लगाइए कि मैं कौन सा पावर बताने वाला हूँ। अंदाजा लगाइए, यदि अंदाजा लग गया हो तो आप बताइएगा। पावर ये होता है कि जो कवि होता है वो किसी को भी कुछ भी कैसे भी कह लेता है। बिल्कुल। जैसे हम लोग पीएम को कहना हो, सीएम को कहना हो तो डर लगता है, लेकिन कवि अपने मंचों से बढ़िया बना करके कह लेते हैं और बाद में एक एंटीबायोटिक होती है उनके पास। ये तो हास्य का विषय है। इतना कहने से सारा असर खत्म हो जाता है। तो ये शक्ति होती है कवि के पास। तो बिल्कुल ये ब्रह्मास्त्र है, किसी को कुछ भी कह लो और लास्ट में थोड़ा सा एंटीबायोटिक दे दो। ये तो हास्य का विषय है। तो ये मैंने अनुभव किया। इसके बाद से कई लाभ है सर। एक तो जो रचनाकार होता है वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता। बिल्कुल। वर्तमान समय में एक विसंगति देखने में आ रही है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, बिल्कुल, या फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो वो अपनी भड़ास कविता के माध्यम से निकाल लेते हैं। बिल्कुल। तो उनके दिमाग में गंदगी रहती नहीं कहीं। सही सही। जो खासकर जो कई बार एकाकीपन जीवन में लगने लगता है तो उसकी भरपाई पूरी हो जाती है। तो मित्रों, आज थे हमारे मध्य आदरणीय बीडी मिश्रा सर, जिन्हें आप सुन रहे थे रचनाओं के माध्यम से, जिनके विषय में आपने जाना। तो चलिए अगले एपिसोड में, आरंभ के अगले कार्यक्रम में अगले रचनाकार के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्ते, शुभ संध्या, धन्यवाद। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम गुहार दो।